जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो सेकंड पार्टनरशिप में नए साझेदार का प्रवेश होता है। जब नया साझेदार आता है तो फर्म में क्या क्या समायोजन कहते हैं वो देखेंगे हम। तो साझेदार फर्म का पुनर्गठन, जब भी नया साझेदार आता है तो फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। पुनर्गठन क्या जाता है? नए साझेदार के प्रवेश पर कब कब पुनर्गठन किया जाता है? नए साझेदार का प्रवेश होता है तो पुनर्गठन किया जाता है। वर्तमान साझेदार के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, अगर कोई जो पुराने पार्टनर है उनके लाभ विभाजन के अनुपात में चेंजेस होते हैं तो उसमें भी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। वर्तमान साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, यदि वर्तमान साझेदार का अवकाश ग्रहण करता है तो उस कंडीशन में भी पुनर्गठन किया जाता है। साझेदार की मृत्यु पर, यदि साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में भी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। दो साझेदारी फर्म का एकीकरण करने पर, यदि दो साझेदारी फर्म है और उनका एकीकरण कर उनको एक किया जाता है तो उसमें भी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। तो फर्म का पुनर्गठन कब कब होता है ये आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट आपका है, जब फर्म का पुनर्गठन होता है तो क्या होता है? तो नए साझेदार के प्रवेश पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार वर्तमान साझेदारों की सहमति से ही एक नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जाता है। मतलब पुराने साझेदारों की सहमति से ही नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जाता है। और एक नया साझेदार बनने के बाद फर्म के द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी हो जाता है, परंतु वह साझेदार बनने से पूर्व फर्म द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता। मतलब वो जब साझेदार बनता है तब वो फर्म के लिए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। उसके पहले यदि कोई कार्य किए गए तो उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं होता है। अब उसके क्या क्या अधिकार होते हैं नए साझेदार के? तो नए साझेदार को फर्म की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। देन फर्म को भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करेगा, भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करेगा। इसके लिए वो क्या करेगा? तो संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार जो धनराशि लाता है उसे पूंजी कैपिटल कहते हैं, और भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लाता है उसे ख्याति गुडविल कहते हैं। तो आपको क्लियर होगा कि नया साझेदार क्या क्या लेके आएगा। एक तो कैपिटल लेकर आएगा और एक गुडविल लेकर आएगा। नेक्स्ट इज नए साझेदार के प्रवेश पर मुख्य समायोजन। नया साझेदार जब आता है तो फर्म में क्या क्या समायोजन होते हैं? तो नया साझेदार आता है तो नए लाभ विभाजन के अनुपात की गणना, जो लाभ विभाजन, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो उसका भी लाभ में अनुपात होगा, तो लाभ के रेशियो में चेंजेस होते हैं। देन त्याग का अनुपात, तो जो पुराने पार्टनर होते हैं वो उनका रेशियो त्यागते हैं जो नया पार्टनर लेता है। जो रेशियो वो पुराने पार्टनर देते हैं उसे त्याग का अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट है ख्याति का पुनः मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। संपत्ति का पुनः मूल्यांकन, सब जितनी भी संपत्ति होती है उसका फिर से मूल्यांकन किया जाता है। दायित्वों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। संचय, आपके जो रिजर्व हैं या अवितरित लाभ हैं या हानियां हैं उनका आप पहले से ही एडजस्टमेंट कर लेते हैं, आप पहले से समायोजन कर लेते हैं या आप उसे ले लेते हैं। जो पुराने पार्टनर होते हैं वो ले लेते हैं। पूंजी का समायोजन किस तरह से? जैसे जो नया पार्टनर आया वो ज़्यादा पूंजी लेकर आया और आपको भी इतना ही रेशो रखना है, सेम रेशो रखना है, तो आपको भी इतनी पूंजी लानी होगी, तो उससे पूंजी का समायोजन कहा जाता है। तो ये जब सम करेंगे ना तभी आपके सारे पॉइंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट इसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? तो इसमें बनते हैं आपके 3 अकाउंट बनते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन खाता है, क्योंकि संपत्ति में दायित्व का पुनः मूल्यांकन किया जाता है तो पुनः मूल्यांकन खाता बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। इसमें 3 खाते बनते हैं। इसके पहले जो फर्स्ट पार्टनरशिप थी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनता था। इसमें 3 अकाउंट बनते हैं। अब इन अकाउंटों को देखेंगे, इन अकाउंटों में क्या क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएट अकाउंट की तरह ही पर्टिकुलर अमाउंट लिखा था। 2 साइड में इसके समस्त संपत्तियों में कमी को लिखा जाता है और बाई साइड में समस्त संपत्तियों के में वृद्धि को लिखा जाता है। संपत्तियों में कमी, जैसे आपका कोई 20,000 की फर्नीचर था, वो उसमें कमी हो गई और अब वो 18,000 का ही है, तो कमी कितने की हुई? 2,000 की। तो केवल आप 2,000 टू फर्नीचर कर केवल 2,000 लिखेंगे उसकी कमी को। और संपत्ति में वृद्धि, जैसे आपकी कोई बिल्डिंग थी ये 2 लाख की थी, अभी उसका पुनः मूल्यांकन किया गया तो उसके पुनः मूल्यांकन 2.5 लाख आया,
तो 50,000 की वृद्धि हुई तो 50,000 की वृद्धि को आप यहाँ पे लिखेंगे। समस्त दायित्वों में वृद्धि को लिखा जाता है। अच्छा, इसका अपोजिट जैसे कमी को लिखा जाता था ना, वैसे समस्त दायित्वों में वृद्धि को यहाँ लिखा जाता है, क्योंकि दायित्व यदि हमारे बढ़ेंगे तो हमको देना पड़ेंगे, तो ये आपके टू साइड में आएंगे। अगर दायित्वों में कमी हो जाती है तो दायित्वों में कमी हमारे लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो बाय साइड में साइड में दायित्व कर लिखा जाएगा। नेक्स्ट टू, इसी का इंग्लिश में बताइए, टू डिक्रीज इन ऑल असेट्स, संपत्तियों में कमी, सारी संपत्तियों में कमी, एंड इंक्रीज इन ऑल लाइबिलिटीज, सारे दायित्वों में वृद्धि। नेक्स्ट इधर है बाय इंक्रीज इन ऑल असेट्स, सारी संपत्तियों में वृद्धि, देन डिक्रीज इन ऑल लाइबिलिटीज, सारे लाइबिलिटीज में कमी। नेक्स्ट आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पुराना पार्टनर्स कैपिटल जो लास्ट में किया था आपने, उससे थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें बाय साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके तो लिखा जाएगा, जैसे ए बी पार्टनर थे, नया पार्टनर आया तो कैश लेकर आया तो बाय कैश कर और केवल उसी के खाते में लिखाएगी। नेक्स्ट नया पार्टनर जो आता है वो गुडविल भी लेके आता है, उस गुडविल को दोनों पार्टनर अपने रेशियो में बांट लेते हैं, तो बाय गुडविल कर लिखाएगा। उसके बाद में आपने रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट होता है तो उसको आप यहाँ पे बाय साइड में बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट करके केवल जो पुराने पार्टनर है उनके वहाँ स्थान पर ही लिखेंगे, थर्ड के नहीं लिखेंगे। देन जनरल रिजर्व, आपका पहले से कोई रिजर्व होता है तो वो भी आप आपस में बांट लेंगे, वो जो नया पार्टनर आया है उसको नहीं देंगे। देन बाय प्रॉफिट एंड लॉस, आपका कोई प्रॉफिट और पड़ा हुआ है तो उसको भी आप अपने रेशियो में बांट लेंगे, नए पार्टनर को नहीं देंगे। तो इसमें क्या चेंजेस है, इसमें एक तो कैश लेकर आता है, दूसरा वो जो गुडविल लेके आता है उसको दोनों पार्टनर बांट लेते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दोनों पार्टनर जो पुराने पार्टनर है वो ही बांटते हैं, जनरल रिजर्व जो पुराने पार्टनर है वही बांटते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी पुराने पार्टनर है वही बांटते हैं। टू साइड में अगर कोई गुडविल, ये जो गुडविल है इसको विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ केवल पुराने पार्टनर ही कर सकते हैं, तो विड्रॉ करते हैं या निकाल कर ले जाते हैं, तो टू साइड में टू गुडविल कर लिखा जाता है। उसके बाद में बाय साइड की टोटल लगकर बैलेंस कैरी डाउन आ जाता है, और ये जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में जाता है। तो हमारी बैलेंस शीट देखेंगे हम। बैलेंस शीट एज ऑन, आपको पता है बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट आती है, कैश एट बैंक, आपके बैंक में जो कैश है वो, कैश इन हैंड आपके हाथ में जो कैश है वो, डेटर्स आपके देनदार, यदि इसमें कमी या वृद्धि हुई है तो उसको इसमें एड या लेस करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक, इसमें यदि कमी या वृद्धि हुई है तो उसको इसमें लिखें, जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में हुआ है कमी या वृद्धि उसको इसमें लिखते जाएंगे अगर इसमें किसी में हुई है तो। इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, पहले पूरी असेट्स बता रही हूँ, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, पेटेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्रूड इनकम, देन कंप्यूटर, जो भी आपके असेट्स है सारी लिखाएगी, और यदि उसमें कोई कमी हुई है तो उसको घटाएंगे और वृद्धि हुई है तो उसको इसमें जोड़ेंगे। नेक्स्ट है आपके लाइबिलिटीज़ में आप देखेंगे क्रेडिटर में यदि कोई प्रोविज़न हुआ है तो लेस कर देंगे। देन लाइबिलिटीज़ फॉर वर्कमैन कंपोजिशन हमारा दायित्व है, हमको देना पड़ता है तो उसको आप इसी में लिखेंगे, इसको यहाँ पे डिवाइडेड नहीं करेंगे। बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल को इसी में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग, किसी का बकाया है तो आप उस बकाया को यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि वो देना पड़ता है। देन आउटस्टैंडिंग, रिपेयर बिल, कोई रिपेयर बिल बकाया है, मतलब जो भी बकाया है आपका वो यहाँ पे लिखाएगा। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट, अच्छा कोई एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड है तो ये एम्प्लॉयज़ का है तो ये आप नहीं बांट सकते आपस में, तो इसको आप कहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे कि सपोज यदि एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत पड़ी तो ये फंड रखा हुआ है। नेक्स्ट है आपकी कैपिटल में जो आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो बैलेंस कैरी डाउन आया था उसी को यहाँ पर ABC तीनों के खाते में चढ़ा देंगे। तो आपका क्लियर हुआ होगा, ये आपकी सेकंड पार्टनरशिप का फॉर्मेट था। अब इसके बाद में मैं सवाल स्टार्ट करूँगी, इस फॉर्मेट को आप अपनी कॉपी में लिख लें और एक बार याद कर लें। थैंक यू। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।